नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एट 10 लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम खबरों को, जिसमें खासतौर पर बात होगी लोकसभा चुनावों की कि आखिर कहां पर पार्टियां, जो राजनीतिक दल है वो किस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कहां पर कौन सा राजनीतिक पार्टी के जो बड़े दिग्गज हैं वो नामांकन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा देश दुनिया की तमाम अन्य खबरों का भी रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं न्यूज एट 10 की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में करेंगे धुआंधार चुनाव प्रचार। अमित शाह बिहार और असम में संभालेंगे बीजेपी की कमान। जेपी नड्डा तेलंगाना में करेंगे जनसभा। कर्नाटक में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, गुजरात तो और छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी भरेंगे हुंकार। महाराष्ट्र के वारजे क्षेत्र में एक साथ गरजेंगे शरद पवार और उद्धव ठाकरे। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी ने भी तेज की प्रचार की धार। यूपी में अखिलेश और मायावती भी मैदान में डटे। राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और राधा मोहन सिंह समेत तमाम दलों के दिग्गज नेता आज भरेंगे नामांकन। 25 मई को छठे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गृह मंत्री अमित शाह की फर्जी वीडियो के मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। मंत्रालय की शिकायत पर एक्शन में पुलिस। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दोनों ने ईडी की गिरफ्तारी को दी है चुनौती। छत्तीसगढ़ में बेमेतरा के कठिया गांव में 2 वाहनों की टक्कर में 9 लोगों की मौत, 23 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। इलाज के लिए रायपुर किया गया रेफर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज से सऊदी अरब के दौरे पर। गजा में संघर्ष विराम और इजरायली बंधक की रिहाई के प्रयासों पर करेंगे चर्चा। और खेल की खबरों में थॉमस कप के ग्रुप दौर में आज भारत का सामना इंग्लैंड से। ग्रुप सी में दूसरी जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल की राह आसान करना चाहेगी टीम इंडिया। और हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनावों से जुड़ी खबरों की, यानी 24 की चुनौती की। तो 400 पार के नारे के साथ में चुनावी रण में उतरी भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने की पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आ रही है। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर राज्य में जाकर चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। दक्षिण के राज्यों में प्रधानमंत्री काफी फोकस कर रहे हैं ताकि 400 पार के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। वहीं इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां भी करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के बागलकोट में चुनावी जनसभा कर भाजपा प्रत्याशी के हक में माहौल बनाएंगे। और इसके बाद में प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के सोलापुर, सतारा और पुणे में विशाल जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। सोलापुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा महायुति उम्मीदवार राम सातपुते के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होम ग्राउंड में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद में उदयन राजे भोसले की प्रचार सभा सतारा में होगी। पुणे की सभा शाम करीब 5:45 बजे रेस कोर्स मैदान में होगी। तो प्रधानमंत्री आज लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, जिसमें कर्नाटक और महाराष्ट्र में वो नजर आने वाले हैं। और साथ ही वहीं दूसरी तरफ 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग से पहले महाराष्ट्र में सियासी पारा भी अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की आज पुणे के वारजे क्षेत्र में संयुक्त रैली होगी। दोनों दिग्गज नेता मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले की चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। यहां उनका मुकाबला अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के साथ है। एनसीपी में 2 फाड़ होने के बाद में बारामती में यह पहला चुनाव है जिसमें अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से अलग होने का फैसला किया और महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा सरकार में शामिल हो गए। इस दौरान खास बात यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी भी महाराष्ट्र में 3 रैलियां करने जा रहे हैं, जिनमें से एक
पुणे में भी होगी? और चलिए इसी पर ताजा अपडेट लेने के लिए सीधा रुक करते हैं इस वक्त महाराष्ट्र का, जहां पर महाराष्ट्र के सतारा से हमारी सहयोगी श्यामा मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही है और वहीं पुणे से शिशिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्यामा, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरीके से महाराष्ट्र की अगर बात करें तो पक्ष और विपक्ष दोनों की ही रैलियां आज हमें होती हुई नजर आएंगी महाराष्ट्र में। जी देखिए, महाराष्ट्र की बात करें तो तीसरे चरण में 11 सीटों का मुकाबला होने जा रहा है 7 मई को, और उसी के लिए हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है उसी तरीके से जो कैंपेनिंग है, जिस तरीके से सारी एक्टिविटीज है पॉलिटिकल, वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। और उसी तहत में आज अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्टार कैंपेनर है महायुति के लिए, वो महाराष्ट्र में 3 जगहों पर 3 रैलियां संबोधित करेंगे। सबसे पहले तो वो सोलापुर में करेंगे, फिर सतारा में करेंगे और फिर उसके बाद अंत में जाके वो पुणे करेंगे। खास बात ये भी है कि वो प्रधानमंत्री कल भी महाराष्ट्र में 3 और रैली संबोधित करेंगे। अगर हम बात करें कि जो 3 रैली वो संबोधित करने वाले हैं उसमें से महाड़ा, उस्मानाबाद और लातूर, ये 3 क्षेत्र हैं जो सारे मैं नाम आपको बता रही हूँ। प्रधानमंत्री कोल्हापुर में भी एक रैली संबोधित कर चुके हैं, यानी 3 दिनों में वो 7 रैलियां संबोधित कर रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये सारे 11 सीटों की बात करें तो मैं फिलहाल सतारा में हूँ, जहां पर जो महायुति के प्रत्याशी हैं छत्रपति उदयनराजे भोसले, उनका बहुत भव्य स्वागत किया गया था। यहाँ के जो आम जनता है उन्होंने कैंडिडेट का नाम अनाउंस होने के भी पहले, तो हम समझ सकते हैं उनकी लोकप्रियता कितनी है। उन्हीं के सामने जो महा विकास आघाड़ी है, जो एनसीपी शरद पवार की गुट और जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, इनके तरफ से शशिकांत शिंदे ये खड़े हुए हैं। तो ये बहुत रोचक हो जाएगा देखने के लिए कि किस तरीके से 7 मई को जब चुनाव का पोलिंग किया जाएगा, लोग कितने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं इसमें। क्योंकि वोटर अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र कहीं ना कहीं थोड़ा पीछा नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 60% भी हम पार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो सब अगर हम बात करें तो जो स्टार कैंपेनर्स है, ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि महाविकास आघाड़ी के भी, क्योंकि जिस तरीके से आप भी बता चुकी हैं, आज प्रणीति शिंदे जो एमवीए की प्रत्याशी हैं, उनके लिए भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे एक साथ एक सभा संबोधित करेंगे, जहां पर वो प्रणीति शिंदे के लिए कैंपेनिंग करेंगे। जी ठीक है श्यामा, आपके पास में वापस आएंगे। इस वक्त शिशिर भी हमारे साथ पुणे से लगातार बने हुए। शिशिर, पुणे पर आज लगभग सभी की नजर रहेगी, क्योंकि एक तरफ तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे एक साथ मंच पर संयुक्त रैली करते हुए नजर आएंगे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम करीब 5:45 बजे वहां पर रैली करेंगे। तो देखना होगा कि किस रैली में ज्यादा भीड़ जाएगी, ज्यादा जनता जो है वो किसकी तरफ प्रभावित होगी, इस पर तो नजर रहेगी ही। लेकिन वहां पर सियासी समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं शिशिर? बिल्कुल, देखिए सियासी समीकरण इस वक्त जो है परिवार तक पहुंच चुके हैं, और इसीलिए हम बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का दरअसल ये जो पश्चिमी महाराष्ट्र का इलाका है, ये एनसीपी की इसमें काफी अच्छी पैंठ है। लेकिन इस वक्त एनसीपी के 2 फाड़ हो चुके हैं, एक तरफ अजित पवार है तो दूसरी तरफ शरद पवार है। और ऐसे में जब लोकसभा चुनाव सामने आए, हमने देखा कि जो इंडिया के साथ है, एनडीए के साथ जो है अजित पवार शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में देखना रोचक ये होगा कि किस प्रकार से ये सियासी समीकरण परिवार को भी भेजते हैं। बात सबसे पहले बारामती भी करें, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे अगर कोई चर्चित सीट रहेगी तो वो बारामती की है, जहां पर इस वक्त सुप्रिया सुले बनाम सुनेत्रा पवार आमने सामने खड़ी है। सुनेत्रा पवार जो कि अजित पवार पार्टी से है और सुप्रिया सुले शरद पवार एनसीपी गुट से है। तो ऐसे में ये सबसे महत्वपूर्ण सीट होगी। दूसरी महत्वपूर्ण 2 सीट है जहां पर राजघराने के 2 प्रत्याशी खड़े हैं, एक तो सातारा से उदयनराजे भोसले और दूसरे हम कोल्हापुर से देखेंगे तो शाहू महाराज जो है, छत्रपति शाहू महाराज, वो खड़े हैं। तो ऐसे में छत्रपति शाहू महाराज कांग्रेस की तरफ से चुनावी सियासी रंग में है, तो वहीं हम बात करें उदयनराजे भोसले की सातारा से, वो बीजेपी की टिकट पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसलिए ये 2 सीट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तीसरी सीट की बात करें लातूर की, जो कि विलासराव देशमुख, कांग्रेस सबसे गद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो तीसरी सीट जो है लातूर की है। यहाँ पर भी अगर देखा जाए कांग्रेस की अच्छी खासी पैठ है, यहाँ पर भी जो है प्रधानमंत्री सभा करेंगे। यहाँ से अगर देखा जाए तो किस प्रकार से लातूर का गढ़
एक बार बीजेपी अपनी तरफ करती है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और चौथी हम बात करें तो सोलापुर में, जहां पे पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी रह चुके हैं शिंदे परिवार, उनकी तरफ से अगर देखा जाए तो प्रणिति शिंदे इस वक्त जो है सुशील कुमार शिंदे की बेटी इस पूरे चुनावी रण में है, उनको कांग्रेस की तरफ से टिकट मिला है। तो ऐसे में ये सभी सीटें अगर देखा जाए तीसरे चरण की काफी महत्वपूर्ण होती है। और प्रधानमंत्री का दौरा इन सभी जगह पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गढ़ माना जाता है एनसीपी और कांग्रेस का। इससे पहले मैंने देखा था, लेकिन पिछले कुछ समय में खासतौर पर पूना की अगर बात करूंगा तो पूना में जिस प्रकार से जो बीजेपी ने पूरी तरह से काबिज किया है पूना, और सिर्फ पूना ही नहीं, पूना के आसपास का जो इलाका है वहां पर भी बीजेपी अभी इस वक्त काफी अच्छी पैठ रखता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जब लातूर जाएंगे, सोलापुर जाएंगे, पूना आएंगे, धाराशिव उनका दौरा होगा, तो ऐसे में ये जो गढ़ है कांग्रेस और एनसीपी के, इनको सेंधने की कोशिश प्रधानमंत्री अपनी रैलियों के द्वारा करेंगे। और कहीं ना कहीं लोगों में भी विषय चर्चा का है कि 2 दिन में 7 रैलीज महाराष्ट्र में हो रही है, मतलब समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री का ये होगा 2 दिवसीय, जिसमें 7 रैलीज प्रधानमंत्री कवर कर रहे हैं, जिसमें कोल्हापुर भी कवर किया और अब जो आने वाले समय में पश्चिम महाराष्ट्र, आज और कल में पूरा पश्चिम महाराष्ट्र या प्रधानमंत्री कवर करेंगे। जी ठीक है शिशिर, आपके पास वापस आएंगे। आज श्यामा, अगर देखा जाए ये तो बात रही पूरी सियासी समीकरण की, कहां से कौन खड़ा हो रहा है, कौन कितना ताकतवर है, लेकिन अगर हम जमीनी तौर पर बात करें तो आप दोनों ही काफी लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति को कवर कर रहे हैं, तमाम लोगों से आपने बात भी की होगी, तो श्यामा आपसे जानना चाहेंगे कि वहां की जो जनता है उनके क्या कुछ अहम मुद्दे हैं, क्या वो लोकल मुद्दों की तरफ आकर्षित है या फिर राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित है उसका? देखिए, जब हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव की तो अमूमन जो प्रधानमंत्री, जिस तरीके से हम अगर बात कर लें एनडीए की, तो एनडीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तीसरी टर्म के लिए बनेंगे। तो एक तरीके से ये रुझान हो जाता है कि वहां पे मुख्य जो कैंडिडेट है प्रधानमंत्री के, उसके लिए एक वोट जाता है। लेकिन जो लोकल मुद्दा होता है वो भी बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करता है। अगर हम सतारा की बात करें तो सतारा में कई सारे बड़े मुद्दे भी है, कई सारे छोटे मुद्दे भी है यहाँ पर, जिसका लोग चाहते हैं कि एक तरीके से निवारण हो। वो चाहते हैं कि जिस तरह के हम लोकल से बात कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि बहुत छोटे से डिस्टेंस में ही, गांव में ही 2 टोल बनी हुई है, यानी कि उन्हें अगर एक गांव से दूसरे गांव में भी जाना है तो उन्हें 70 रुपया दे के एक टोल पास करना पड़ता है और दूसरा टोल भी उन्हें देना पड़ता है। तो वो चाहते हैं इस टोल के संबंध जो इशू है उसका निवारण हो जाए। दूसरी बात ये है कि आसपास के इलाकों में इंडस्ट्री तो है लेकिन उतनी बड़ी संख्या में नहीं है, एमआईडीसी की जरूरत है यहाँ पर, और जिसकी कमी की वजह से हम देख रहे हैं कि माइग्रेशंस यहाँ पर ज्यादा तादाद में हो रहा है। पुणे की तरफ देख लीजिए या मुंबई की तरफ देख लीजिए, तो लोग उस चीज का भी एक निवारण चाहते हैं। और ऐसे कई अन्य मुद्दे भी हैं जो बहुत अहम रोल प्ले करेंगे, जो दोनों ही प्रत्याशी को, जो मेन की बात कर रहे हैं, ऐसे तो कई सारे यहाँ प्रत्याशी खड़े हैं सतारा एरिया से, लेकिन जो 2 मेन प्रत्याशी हैं शशिकांत शिंदे और उदयनराजे भोसले, इन दोनों को किस तरीके से ये बात लेके जाते हैं लोगों के पास में, और क्या वो सुनते हैं, किस तरीके से वो निवारण देने का एक सेल करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए। आप इन दोनों खबरों पर नजर अपनी लगातार बनाए रखिएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जब महाराष्ट्र पहुंचेंगे तो मंच से आखिर ऐसे कौन कौन से मुद्दे होंगे जो वो जनता के सामने रखेंगे, इस पर हम सभी की नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ न्यूज़ एट 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। मेरे एक वोट से मोदी जी मेरे घर बिजली ले आए। अब मेरे वोट से सौर ऊर्जा से हर घर का बिजली बिल 0 होगा। ये है मोदी की गारंटी। और मेरी गारंटी? कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में बढ़ेंगे आगे, जहां पर आपको बता दी कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक में चुनावी रैली करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक में अपने प्रचार अभियान को धार दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।
खड़गे आज कलबुर्गी संसदीय क्षेत्र के सेडम, कमलापुर और गुरमतकाल में एक के बाद एक 3 रैलियां करते हुए नजर आएंगे, जहां खड़गे के निशाने पर लगातार बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन है। और वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और गडग हावेरी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार बसवराव बोम्मई ने हावेरी में एक रोड शो किया और इस रोड शो के दौरान उन्होंने डीडी न्यूज से बात की है। बोम्मई ने अपने इस बातचीत में कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक को विकास की पटरी से उतार दिया है और हार के डर से वो तुच्छ राजनीति और तुष्टीकरण करने पर उतर गए हैं। और वहीं तो जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं चुनावी प्रचार जो है वो तो लगातार चल ही रहा है। प्रधानमंत्री भी आज महाराष्ट्र पहुंचेंगे और प्रचार अभियान की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर महाराष्ट्र की हम बात करें तो आज शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी एक साथ एक मंच पर साझा करते हुए और संयुक्त रैली करते हुए वहां पर नजर आएंगे। इस दौरान खास बात यह है कि पुणे में दोनों ही पार्टियों की आज जनसभा होगी, तो देखना होगा कि कौन सी पार्टी और किस तरीके के मुद्दे उठाते हुए नजर आती है। और वहीं बोम्मई का क्या कुछ कहना है डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में, वो आपको सुनाते हैं। कर्नाटक में डबल इंजन सरकार थी कुछ समय पहले तक, लेकिन अब कर्नाटक में बीजेपी के नजरिए से देखा जाए तो ये डबल इंजन सरकार है। मेरे साथ है बसवराज बोम्मई, जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और लगातार कैंपेन में जुटे हुए हैं। बोम्मई जी, बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से बातचीत करने के लिए। ये बताइए कि डबल इंजन सरकार थी कर्नाटक में अब तक, अभी डबल इंजन सरकार जो है डिरेल हो चुकी है, तो ऐसे में बीजेपी को क्या एडवांटेज है इस चुनाव में? देखो, डबल इंजन सरकार डिरेल नहीं हो गया है। ये जो कांग्रेस का सरकार है डिरेल कर्नाटक को कर दिया है, कर्नाटक को डिरेल कर दिया है, पूरा इकोनॉमी को बर्बाद किया है। सरकार अभी खजाना खाली हो गया है, ना एक नया पैसा का डेवलपमेंट चल रहा है, ना लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, जंगल राज बन गया है, वुमेन आर नॉट सेफ। और ये जो गारंटी है ये हर एक को नहीं पहुंच रही है, इसलिए कांग्रेस का पोल खोल गया है और लोगों को एक तरफ से निराशा है कांग्रेस की गवर्नमेंट से। और जो मोदी जी का जो छवि है खास करके यंगस्टर्स और वुमेन में, वो लगातार बढ़ते जा रहा है, इसलिए पूरा 28 को 28 जीतने का हमारा उम्मीद है। ये बताइए कि जो कर्नाटक में एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, जो आरक्षण को लेकर बात हो रही है, तो ये लगता है ये जीत के नए हथकंडे बनाए जा रहे हैं। माइनॉरिटीज में, मुसलमानों में जो छोटे छोटे कास्ट है, लाइक चपरबंद है, पिंजार है, नदाफ है, वो अभी भी रिजर्वेशन है, अभी भी उनको बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन है। 2A में है 15% रिजर्वेशन अभी भी है उनको। लेकिन ये जो रिलीजियस रिजर्वेशन उन्होंने किया है वो ना कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता दिया है, उसको हम EWS में डाल दिया है। सो दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अल्टीमेटली दैट विल हैपन इन द कंट्री। आपको लगता है कि जो प्रियंका गांधी भी अब मैदान में हैं और मंगलसूत्र को लेकर एक बयान दिया उन्हें, मां का मंगलसूत्र, तो ये एक इमोशनल भावुक मुद्दे उठा रहे हैं? हाँ, जब डेवलपमेंट कुछ नहीं किया है तो इमोशनल चीज ही उनको बोलना पड़ेगा, लेकिन वो इमोशनल भी राइट तरीके से नहीं है। इट डिडंट गो वेल विद द पीपल। मोदी गारंटी वर्सेस कर्नाटक सरकार की गारंटी में क्या किसकी जीत होगी? मोदी गारंटी का जीत होगी, क्योंकि वो परमानेंट गारंटी है। घर दे रहे परमानेंट है, शौचालय दे रहे परमानेंट है, गैस दे रहे परमानेंट है, राइस दे रहे वो परमानेंट है, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे परमानेंट है, सब परमानेंट गारंटी है जो लाइवलीहुड बनाएगा। ये जो कांग्रेस का जो गारंटी है, ना इधर का है ना उधर का है, सिर्फ इलेक्शन स्टंट है, इसलिए लोग अभी जान चुके हैं टेम्पररी गवर्नमेंट, टेम्पररी गारंटी से। मोदी की जो गारंटी है वो एक ऐसी गारंटी है जिस पर लोगों को पूरा विश्वास और पूरा भरोसा है। कैमरामैन दत्ता के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज, हावेरी। तो बीजेपी नेताओं का धुआंधार प्रचार जो है वो लगातार जारी है और भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज शाम को असम के गुवाहाटी में एक भव्य रोड शो करेंगे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समर्थकों के आने की उम्मीद है और इसका उद्देश्य लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण से ठीक पहले मतदाताओं तक पहुंचना है।
इस रोड शो में अमित शाह के साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहेंगे। वहीं भाजपा ने प्रतिष्ठित गुवाहाटी लोकसभा सीट से गुवाहाटी की पूर्व डिप्टी मेयर बिजुली कलिता मैथी को टिकट दिया है, जहां तीसरे चरण में मतदान होना है। कांग्रेस ने इसी सीट से मीरा बोठाकुर को गोस्वामी को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस, AIUDF सहित विपक्षी दलों के अन्य वरिष्ठ नेता भी आज तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। असम में आपको बता दें कि तीसरे चरण के तहत गुवाहाटी सीट के साथ साथ बारपेटा, कोकराझार और धुबरी सीटों पर भी मतदान होना है। और वहीं तीसरे चरण के लिए 7 मई को मतदान होगा, जिसके बाद में नतीजे 4 जून को आएंगे। और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री और JDU अध्यक्ष नीतीश कुमार आज से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे, जहां आपको बता दें कि नीतीश कुमार आज NDA समर्थित उम्मीदवारों के समर्थन में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री आज खगड़िया में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार राजेश वर्मा, मधेपुरा से JDU उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव और अररिया लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह के समर्थन में रैलियां करेंगे। इन सभी लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में यानी कि 7 मई को मतदान होना है। और आगे बढ़ते हुए अब बात बिहार की अररिया लोकसभा सीट की करते हैं, जहां पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल रही है। महागठबंधन की तरफ से जहां राजद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री रह चुके शाहनवाज को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद प्रदीप सिंह को एक बार फिर से मौका दिया है। आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। बिहार के अररिया में मुकाबला बेहद रोचक और दिलचस्प होने के आसार हैं। अररिया सीमांचल और कोसी की एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर भाजपा किस्मत आजमा रही है। कोसी और सीमांचल की 7 सीटों में से 6 पर बीजेपी के सहयोगी JDU और लोजपा के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। अररिया सीट से भाजपा ने प्रदीप कुमार सिंह को फिर चुनाव मैदान में उतारा है। उन्हें मोदी मैजिक का भरोसा है और मोदी सरकार के विकास कार्यों को गिनाकर वो जनता के बीच वोट मांग रहे हैं। मोदी जी का गारंटी है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, उन्हीं के गारंटी पर लोगों को भरोसा है। जन जन में जात धर्म से ऊपर उठ करके प्रधानमंत्री मोदी जी पर देश को यकीन है। और हमारे क्षेत्र में भी इस बार ऐसा माहौल है कि जहां भी जाते हैं लोग यही कहते हैं कि भाई हम लोग मोदी को वोट देंगे। अररिया सीट से महागठबंधन की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन के बेटे शाहनवाज RJD के उम्मीदवार हैं। वो अररिया में हर साल आने वाली बाढ़ की विभीषिका का मुद्दा उठाकर भाजपा प्रत्याशी को घेर रहे हैं। तस्लीम साहब की जो सीमांचल है, कर्म भूमि रही है, जन्म भूमि रही है। हम लोग भी प्रयास करते हैं कि उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चले और उसी का परिणाम है कि लगातार चुनाव में जो है हम हो या हमारे परिवार को लोगों का आशीर्वाद प्यार मिलता रहता है और मैं समझता हूं कि इस बार भी हम लोग को मिलेगा। अररिया कभी कांग्रेस का गढ़ रहा था, जहां से वरिष्ठ कांग्रेस नेता डूमरलाल बैठा जैसे लोग भी अररिया का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और बाद के दिनों में यहां पर जनता दल ने कब्जा किया। सुखदेव पासवान जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल और फिर बीजेपी से 5 बार चुनकर इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अररिया लोकसभा सीट में 6 विधानसभा नरपतगंज, रानीगंज, फॉरबिसगंज, अररिया, जोकीहाट और सिकटी शामिल हैं। इन 6 सीटों में से बीजेपी का 3 सीटों पर कब्जा है, जबकि RJD के पास 2 और कांग्रेस के पास 1 सीट है। अररिया 1967 से 2009 तक सुरक्षित क्षेत्र हुआ करता था। जनता दल और राजद टिकट पर सुखदेव पासवान 5 बार इस सीट से सांसद चुने गए। हालांकि 2009 में सामान्य सीट होने के बाद बीजेपी के प्रदीप सिंह ने जीत हासिल की, लेकिन 2014 के चुनाव में वो RJD दिग्गज तस्लीमुद्दीन से हार गए। लेकिन उनकी मौत के बाद हुए उपचुनाव में उनके बड़े बेटे सरफराज सांसद चुने गए। हालांकि 2019 के चुनाव में बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह ने फिर जीत हासिल की। इस बार तेजस्वी यादव से नजदीकी का फायदा उठाते हुए तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे शाहनवाज ने
राजद का टिकट हासिल किया है, जिससे दोनों भाइयों में अनबन की भी खबरें हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि घराने में घमासान का अंजाम आखिर क्या होगा। बहरहाल अररिया में बीजेपी और राजद के बीच मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। अररिया से राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गुजरात की पाटन और छत्तीसगढ़ की बिलासपुर सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। यहां पर आपको बता दें कि पार्टी को 2019 के रुझान को उलटने की उम्मीद है। दरअसल राहुल गांधी आज पाटन में एक रैली को संबोधित करेंगे, जहां पाटन में कांग्रेस उम्मीदवार चंदन जी ठाकुर का मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद भरत सिंह जी ढाबी से है। साथ ही राहुल गांधी बिलासपुर में चुनावी रैली भी करते हुए आज नजर आएंगे। बिलासपुर में कांग्रेस ने मौजूदा विधायक देवेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला बीजेपी के तोखन साहू से है। ये सीट हालांकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है और पिछले साल के राज्य चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। फिर भी सबसे पुरानी पार्टी को इस बार अपने सामाजिक कल्याण एजेंडे के आधार पर महत्वपूर्ण लाभ होने की उम्मीद जरूर है। वहीं लोकसभा चुनाव के बचे हुए चरणों के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है और सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक पूरे दमखम के साथ इसमें जुटे हुए हैं। विपक्ष की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार चुनावी जनसभाएं कर रही हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन के प्रमुख साझेदार समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी लगातार प्रचार कर मतदाताओं का दिल जीतने में लगे हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। और इसी बीच चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं विशाखापत्तनम, जहां पर निर्मला सीतारमण विकसित भारत एम्बेसडर कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। It has to widen. We have to bring in inclusive growth so that the growth benefits reach everybody. And the growth in the GDP is the point where I'm referring to the comments made by former finance minister. Growth in GDP does not happen automatically. You require a lot of effort at the macro level, at the micro level, and literally in the ground. Unless there is a cohesive policy, unless there is a visionary leadership, unless there's a firm grip on administration so that no huge frauds happen, the image of the country is another important criteria, so that the ranking with which your GDP is associated, you're in 10th rank, you're in 14th rank, from the top 10, top 50, where are you? Are you the top 10th rank in GDP? Are you the 15th rank in GDP? All these matter along with per capita income calculations. I know many of you all are in medical sciences. Some of you all are doing paramedical courses. Details of this economy, measurements, I'm not getting into the technicalities. But you understand that unless any family's income is substantial, it cannot meet the needs of everybody in the members of the family. Similarly, unless the GDP, the gross domestic product of the country, is widened or grown, you're not going to be able to meet the demands of the economy. What are the demands of the economy? You need people to invest money. You need, with the investment, a lot of happening, production happening. You need services to grow. You need more education institutions like this. You need people to have that kind of monies from the bank for buying a house, buying a car, or doing a business. Unless we do all this, the economy is not to grow. So, it's like...
तो इस वक्त निर्मला सीतारमण को आप सुन रहे थे, जो कि विशाखापत्तनम में मौजूद है, जहां पर निर्मला सीतारमण विकसित भारत एम्बेसडर कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी और इस दौरान जीडीपी जो भारत की लगातार बढ़ रही है उसके बारे में टिप्स भी दे रही थी कि आप खुद अपने परिवार के साथ में इस जीडीपी के ग्रोथ में किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं, किस तरीके से आप कैपिटल इनकम को बढ़ा सकते हैं। इसको लेकर के तमाम टिप्स देती हुई निर्मला सीतारमण नजर आई। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लखनऊ लोकसभा सीट से देश के रक्षा मंत्री और भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। पर्चा भरने से पहले राजनाथ सिंह ने लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में पूजा आराधना की। राजनाथ सिंह रथ पर सवार होकर जुलूस के साथ कलेक्ट्रेट जाएंगे। उनके साथ में जुलूस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम बड़े नेता भी शामिल होंगे। राजनाथ सिंह आपको बता दें कि तीसरी बार लखनऊ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस सीट से रविदास मेहरोत्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। लखनऊ में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में यानी कि 20 मई को मतदान होना है। और लखनऊ के अलावा अमेठी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार तीसरी बार उम्मीदवार बनाई गई सांसद स्मृति ईरानी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ आज भाजपा कार्यालय से कलेक्ट्रेट मोड़ तक रोड शो भी करेंगी। स्मृति ईरानी ने नामांकन दाखिल करने के लिए रवाना होने से पहले अपने आवास पर पूजा आराधना की और अमेठी में आपको बता दें कि 5वें चरण यानी कि 20 मई को मतदान होना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक वीडियो बयान से छेड़छाड़ करने वाले वीडियो पर दिल्ली पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। स्पेशल सेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे पोस्ट करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दरअसल अमित शाह ने आपको बता दें कि आरक्षण के मुद्दे के संबंध में एक भाषण दिया था और इस पूरे वीडियो से छेड़छाड़ की गई। जानकारी के अनुसार मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। दरअसल देश भर में ऐसे एक्स हैंडल चलाने वाले स्पेशल सेल की रडार पर है इस वक्त और कहा जा रहा है कि इस पूरे सिलसिले में, इस पूरे मामले पर जल्द ही गिरफ्तारी की भी संभावना है। हालांकि वीडियो डिलीट करने वाले भी अब जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट देने के लिए। मुकेश, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया और खासतौर पर अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं जिसमें 2 चरण पूरे हो चुके हैं, अभी 5 चरण बाकी हैं और ऐसे समय में एक वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। बिल्कुल, ये एक संगीन मामला है और इसकी लगातार जो है वो जांच की जा रही है और कल इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। स्पेशल सेल की जो स्पेशल आईएफओ एक विंग है उसने इसमें जांच इसमें एफआईआर दर्ज की और इसमें कई धाराएं उन्होंने लगाई हैं। 153, 153A, 465, 469, 171G और 66C जो IT सेल के तहत ये धाराएं हैं और इसमें कई धाराएं ऐसी हैं जिसमें आपको लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। और लगातार एक्स प्लेटफॉर्म में ये जो वीडियो जारी हो रहा था, फेसबुक पे जारी हो रहा था, उनको भी मेल किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा और वो जानकारी मांगी गई है कि कौन कौन से वो हैंडल्स थे, कौन कौन से वो यूजर्स थे जिन्होंने इस फेक वीडियो को अपने अपने पोस्ट पे चलाया, अपने अपने प्लेटफॉर्म पे चलाया और कितने लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। और यही नहीं खाली दिल्ली में इसके लिए खिलाफ एफआईआर हो रही है बल्कि बीजेपी तमाम उन राज्यों में जो बचे हुए चुनावी राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं, क्योंकि तीसरे चरण के मतदान होने हैं, ऐसे में उन राज्यों में भी जाकर के इसको वहां पर भी शिकायत दर्ज करा रही है और इलेक्शन कमीशन में भी उन्होंने इसकी शिकायत कराई क्योंकि एक यहाँ पर संवेदनशील मामला हो जाता है। अगर आप चुनाव के दौरान ऐसे फेक वीडियो वायरल करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो जनता है उसको भड़काने की कोशिश की जाती है, गुमराह करने की कोशिश की जा सकती है। ऐसे में दंगे भी हो सकते हैं और काफी नुकसान भी हो सकता है। तो उन चीजों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने इस पर कड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस की टीम उन लोगों पर निगरानी रखे हुए, वो लोग उनके रडार पे हैं और जल्द ही इसमें कई गिरफ्तारियां भी देखने को मिल सकती हैं। जी, गिरफ्तारियों की अगर बात की जाए तो इस वीडियो के अलावा किस तरीके से संदेश भी दिया जा रहा है कि आगे अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके के वीडियो में संलिप्त पाया जाता है तो किस तरह की कार्रवाइयां हो सकती हैं?
बिल्कुल, लगातार आप देखिए इलेक्शन कमीशन भी इस पर नजर रखता है और तमाम जो राज्य की जो पुलिस विभाग है, स्पेशल सेल है, क्राइम ब्रांच है, वो भी नजर रखती है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होती है, क्योंकि ये सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए भी माना जाता है। क्योंकि अगर ऐसे एक्ट को आप वहाँ पर प्रपोज करते हैं, जिस तरह से उन्होंने बोला आरक्षण हटा देंगे, और ये अगर एक फेक न्यूज़ स्प्रेड हो जाती है तो माहौल आप देख सकते हैं किस तरह से बदल सकता है देश में। उसको लेकर के तमाम इकाइयाँ जो हैं संजीदा हैं और बड़ा एक्शन ले सकती हैं। इसमें काफ़ी संगीन जो धारा है उसमें आपको बेल भी मिलने के चांसेस कम रहते हैं। तो ऐसे में जो आईटी सेल है, स्पेशल सेल की, वो लगातार इस पर नजर बनाए हुआ है और बहुत ही जल्दी आपको इसमें गिरफ्तारियां भी देखने को मिलेंगी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। इस पर अपनी नजर आप लगातार बनाए रखिएगा। तो न्यूज़ एट 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। मेरे एक वोट से घर में मुफ्त राशन आया, अब मेरे वोट से और 5 साल तक मिलेगा। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे रुक करते हैं, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर प्रतिबंध के दावे को खारिज करते हुए गलत और भ्रामक बताया है। आयोग ने कहा कि आम आदमी पार्टी को अपने गाने में संशोधन करने के लिए जरूर कहा गया है, क्योंकि ये आयोग के दिशा निर्देश और विज्ञापन संहिता का उल्लंघन करता है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत के चुनाव आयोग ने पार्टी के एक कैंपेन सॉन्ग जेल के जवाब में हम वोट देंगे इस गाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से कहा गया है कि गीत पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था और पार्टी को केवल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत निर्धारित विज्ञापन संहिता और प्रमाणन के लिए आयोग के दिशा निर्देश मानदंडों के अनुसार कुछ संशोधनों के साथ प्रस्ताव फिर से जमा करने के लिए जरूर कहा गया था। आयोग ने कहा है कि आवेदक को यह भी सूचित किया गया कि यदि वो समिति के निर्णय से सहमत नहीं है तो वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय MCMC के सामने अपील दायर कर सकते हैं। और इसलिए ये खबर है कि ECI ने गाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तथ्यात्मक रूप से भ्रामक और गलत है। और लोकसभा चुनाव के छठे चरण की अधिसूचना अब आज जारी हो चुकी है और इस चरण में आपको बता दें कि 25 मई को 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीट, हरियाणा की सभी 10 सीट, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटें, ओडिशा की 6 सीट और झारखंड की 4 सीटों पर मतदान होना है। उम्मीदवारों के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 6 मई है, जिसके बाद में वोटों की गिनती 4 जून को की जाएगी। और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि पूरे देश में इस समय मोदी नाम की लहर चल रही है। कांग्रेस पार्टी देश के हित की जगह सिर्फ अपने हित की सोच रही है। कांग्रेस की भाषा और उनका मैनिफेस्टो ये बता रहा है कि उनकी मंशा क्या है। लोकसभा चुनाव के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने एक्सक्लूसिव बात की गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने, और क्या कुछ कहना है उनका लोकसभा चुनावों पर खास तौर पर, आइए आपको सुनाते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री इस समय हमारे साथ हैं। सर, 400 पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, कितना मुश्किल है और पार्टी के लिए कितना आसान है? 100% अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, इसी नारे के साथ पूरे देश भर में इलेक्शन हो रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है और 100% पूरे देश की पूरी जनता यानी अब की बार 400 पार देंगे और मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्योंकि मैं जिस स्टेट में मैंने खुद प्रवास किया है, चाहे वो केरल हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो और गोवा हो, वहाँ पे लोगों का उत्साह, मोदी जी के प्रति लोगों का प्यार और मोदी जी जहाँ जहाँ पे जाते हैं तो लोगों का इतना बड़ा उत्साह देख रहे हैं, तो 100% अब की बार 400 पार एनडीए कर रही है। 2019 के चुनावी परिणाम अगर गोवा के अंदर देखें,
2024 में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं और कौन कौन से इश्यूज हैं जो आपको लग रहा है कि गोवा चुनाव में प्रभावित करें? लास्ट टाइम हमने कुछ यानी कम मार्जिन से साउथ गोवा का सीट हारा था, लेकिन इस बार 100% दोनों के दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, क्योंकि लास्ट टाइम से हम बहुत ही आगे हैं। इस बार हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ किया है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यहाँ पे किया है, और डबल इंजन के सरकार के कारण जो डेवलपमेंट कर सके, मुझे पूरी उम्मीद है लोग इस बार मोदी जी को ही चुनेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आपने यहाँ पे रोजगार के जो साधन है वो डेवलप नहीं किए, मोपा एयरपोर्ट बनाया, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला, आप केवल अपने क्षेत्र में रोजगार दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। मोपा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आज भी वहाँ के लोकल एम्प्लॉयमेंट 99% तो लोकल एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में लोकल एम्प्लॉयमेंट हुआ है, इसीलिए लोगों को मोदी जी के गारंटी के ऊपर विश्वास है, तो गारंटी पूरी करना ये भी लोगों का विश्वास है। चलिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गोवा के मुख्यमंत्री जो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और इसके साथ साथ ही गोवा की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जिस तरीके से गोवा के अंदर विकास किया है भारतीय जनता पार्टी, उसको लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, गोवा। तो गोवा के मुख्यमंत्री को आपने सुना, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 400 पार तो करेगी ही, लेकिन साथ ही गोवा की दोनों सीटों पर भी कमल खिलाएगी। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कर्नाटक के चामराजनगर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वी श्रीनिवास प्रसाद का बीती कल रात निधन हो गया है दौरा पड़ने की वजह से। आपको बता दें कि वी श्रीनिवास प्रसाद का निधन 76 साल की उम्र में बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में हुआ है। भाजपा सांसद लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बीते 5 दशक से राजनीति में सक्रिय वी श्रीनिवास प्रसाद कर्नाटक भाजपा के एक बड़े नेता थे और हाल ही में उन्होंने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की भी घोषणा की थी। और वहीं कर्नाटक के चामराजनगर से भाजपा सांसद वी श्रीनिवास प्रसाद के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्यंत दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि वरिष्ठ नेता और चामराजनगर से सांसद श्री वी श्रीनिवास प्रसाद जी के निधन से मुझे अत्यंत दुख हुआ है। वो सामाजिक न्याय के प्रणेता थे। उन्होंने अपना जीवन गरीबों, वंचितों और हाशिए पर पड़े लोगों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। समाज सेवा के अपने विभिन्न कार्यों के लिए वो बहुत लोकप्रिय थे। उनका परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। और इसी के साथ फिलहाल लोकसभा चुनावों से जुड़ी तमाम खबर यानी 24 की चुनौती में इतनी ही। आगे बढ़ते हैं, अन्य खबरों का रुख करते हैं। तो चलिए अन्य खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। दोनों दिग्गज नेताओं की याचिकाओं पर जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई करेगी। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की एक ही शिकायत है कि दोनों ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उसे चुनौती दी है। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट पर देरी का भी आरोप लगाया है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। और इन दोनों पर ही आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है, जिस पर हम सभी की नजर लगातार बनी हुई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट संदेशखाली में जमीन हड़पने और जबरन वसूली के मामले की अदालत की निगरानी में चल रही सीबीआई जांच को चुनौती देने वाली बंगाल सरकार की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ आज विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करेगी, जहां अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पारित एक आदेश में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को एक विशेष जांच दल बनाने के बाद मामले में अपनी जांच शुरू करने का निर्देश दिया था। मुख्य न्यायाधीश TS शिवगणम और जस्टिस हिरण्मय और भट्टाचार्य की खंडपीठ ने सीबीआई से हाई कोर्ट को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा है, जिसके बाद में हाई कोर्ट अब अगली कार्रवाई पर अपना फैसला करेगा।
वहीं पश्चिम बंगाल सरकार की एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल ये पूरा मामला साल 2016 में शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर की गई 25,753 नियुक्तियों से जुड़ा हुआ है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को इन नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया था और इसके खिलाफ ही राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। ये नियुक्तियां राज्य सरकार की ओर से प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में हुई थी। हाईकोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को ही अमान्य घोषित कर दिया था। और वहीं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बेमेतरा जिले के कठिया गांव में हुई इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है और इस साथ ही आपको बता दें कि इस हादसे में 21 लोग से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों में से 4 की हालत इस वक्त गंभीर भी बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल लोगों को रायपुर एम्स रेफर किया गया है। दरअसल ये हादसा तब हुआ जब पिकअप वाहन में सवार ये सभी लोग एक पारिवारिक समारोह से वापस लौट रहे थे। पिकअप वाहन सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी से टक्कर हो गई और मामले की जानकारी मिलते ही बेमेतरा कलेक्टर रणवीर शर्मा, एसपी रामकृष्ण साहू सहित कई अधिकारी जिला अस्पताल बेमेतरा पहुंचे। और आगे बढ़ते हुए बात उत्तराखंड की कर लेते हैं, जहां उत्तराखंड के नैनीताल के जंगलों में कुछ जगहों में बढ़ रही आग को नियंत्रित करने के लिए अब राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ ने भी वन विभाग की टीम के साथ आग पर काबू पाने का कार्य शुरू कर दिया है। गदरपुर से एनडीआरएफ की एक बटालियन के 40 जवान यहां पर पहुंचे हैं और इनमें से 30 जवान आग से प्रभावित पहाड़ी इलाके महेश खान की ओर 10 जवानों को तराई के इलाके रानीबाग में रिक्रूट कर दिया गया है। वन विभाग के उत्तरी वर्त के वन संरक्षक विजुलाल ने बताया कि फायर से काबू पाने के लिए एनडीआरएफ जवानों के साथ 300 फायर वाटर विभिन्न एरिया में तैनात कर दिए गए हैं। आज 40 एनडीआरएफ टीम हमने डीएफओ साहब को बता के मंगवा दिया, तो वो टीम 30 लोग का ये महेश खान में एक लार्ज फायर चल रहा है तो उधर काम कर रहे हैं और 10 लोग रानीबाग एरिया में काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ बहुत सक्षम है आग बुझाने के लिए, तो हमारा टीम भी हर जगह 20 से 25 लोग है और एक्स्ट्रा फायर वॉचर भी टोटल 300 नैनीताल डिवीजन में फायर वॉच एक्स्ट्रा रखा, तो वो उससे आग डिफरेंट एरियाज में कंट्रोल करते आ रहे हैं। और इसी बीच गढ़वाल वन प्रभाग के अंतर्गत खिरसू के आरक्षित वन क्षेत्र में आग लगाने की कोशिश कर रहे 5 लोगों को नागदेव रेंज के कर्मचारियों ने पकड़ लिया है। वहीं बागेश्वर रेंज में जंगल में आग लगाने के आरोप में आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भारतीय वन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अपराध भी दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश अब किया जाएगा। अभी तक नैनीताल डिवीजन में 28 केसेस रिपोर्ट हो गया। लार्ज फायर 6 लार्ज फायर हो गया था, तो उसमें सारी कंट्रोल होके लगभग 54 हेक्टेयर का नुकसान हो गया था। 11 लोग के ऊपर बाय नेम जुर्माना ये एफआईआर कर दिया और ये 12 केसेस अननोन अज्ञात में केस काटा था। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आग पर काबू पाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने वालों पर भी कार्रवाई होगी। हम लोग संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं, आर्मी का भी और अन्य लोगों का भी, सभी सामाजिक संगठनों से भी हमने आह्वान किया है, मंगल दलों से, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, ग्रामीण लोग, जो उस क्षेत्र में आने वाले लोग हैं, सबका जन सहभागिता के साथ सबका सहयोग लिया जाए और जो अधिकारी इसमें जिम्मेदार पाए जाएंगे उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राजा महाराजाओं वाले बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग खुद को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं वो भारत की विरासत पर कभी गर्व महसूस नहीं कर सकते। जब मैं राहुल गांधी की बात करता हूं तो मुझे याद आता है कि जिन लोगों ने कभी अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहा है वे भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे तो ये हास्यास्पद ही होगा।
राहुल जी बोलते समय क्यों उन राजाओं के योगदान को भूल गए जिन लोगों ने भारत को भारत बनाने में योगदान दिया है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अशोक महान हैं, महाराज मिहिर भोज हैं। और इसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि जिन्होंने हिंदुस्तान का इस्लामीकरण किया, अत्याचार किया, राहुल गांधी को इनके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। राहुल जी को कभी मध्यकाल के मुगलों के वे अत्याचार याद नहीं आए जिन्होंने हिंदुस्तान का इस्लामीकरण करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी? राहुल गांधी को इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करनी चाहिए। ये भी बताना चाहिए कि आखिर अयोध्या में राम मंदिर तोड़ने का दोषी कौन है? कौन दोषी था? काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर हो या फिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, इनको तोड़ने का दोषी कौन था? और चलिए न्यूज़ 10 में अब अगली खबर का रुख करते हैं, जहां चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की फ्रांस यात्रा अब संपन्न हो गई है। सीडीएस की इस यात्रा ने भारत और फ्रांस के बीच लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की है और इसके साथ ही इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत किया है। सीडीएस जनरल चौहान की फ्रांसीसी सशस्त्र बल मंत्रालय में सिविल एवं मिलिट्री कैबिनेट के निदेशक पैट्रिक पेलॉक्स और सशस्त्र बल मंत्रालय सैन्य कैबिनेट के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल विसेंट जिराउड के साथ शीर्ष स्तर पर बातचीत भी हुई है, जहां सीडीएस जनरल चौहान ने अपने समकक्ष जनरल थियरी वर्खार्ड के साथ भी बातचीत की, जिसमें दोनों ने सामान्य हितों और पारस्परिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के क्षेत्रों पर विचारों का आदान प्रदान किया। यात्रा के दौरान उच्च स्तरीय दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए फ्रांस के आयुध महानिदेशालय में विचार विमर्श किया गया, जिसके बाद फ्रांसीसी रक्षा उद्योग के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत हुई। इसमें डिसॉल्ट, सफ्रान नौसेना समूह और थेल्स एलेनिया स्पेस भी शामिल रहे। इस बातचीत का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बल की भविष्य की क्षमता निर्माण की दिशा में काम करना और उसके स्वदेशीकरण को प्रोत्साहन प्रदान करना है। सीडीएस ने इस क्षेत्र में शांति बढ़ाने की दिशा में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी मोर्चे पर लड़ने वाले भारतीय अभियान बल के सैनिकों की असाधारण बहादुरी के लिए न्यूवे चैपल और विलर्स गुड्सलेन की युद्ध स्मारकों पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि ये स्मारक लंबे समय से चले आ रहे भारत फ्रांस संबंधों के प्रमाण है। और अब बात अर्थशास्त्री कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि सप्ताह के पहले कारोबारी दिन आज भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 252 अंकों की बढ़त के साथ 73,983 के स्तर पर और निफ्टी 55 अंक की बढ़त के साथ 22,475 के स्तर पर खुला। फिलहाल की बात करें तो अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 496 अंकों की मजबूत बढ़त के साथ 74,226 के स्तर पर और निफ्टी 57 अंकों की बढ़त के साथ 22,517 के स्तर पर कारोबार करते नजर आए। पिछले सप्ताह आखिरी कारोबारी दिन लाल निशान के साथ बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी। और वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री अपने दौरे के दौरान गजा में युद्ध विराम के प्रयासों और इजरायली बंधकों की रिहाई पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री गजा को मानवीय सहायता पहुंचाने पर भी वार्ता करेंगे। वो संघर्ष को फैलने से रोकने के और क्षेत्र में स्थायी शांति और सुरक्षा के लिए चल रहे प्रयासों पर भी चर्चा करेंगे। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान ब्लिंकन खाड़ी सहयोग परिषद की एक मंत्री स्तरीय बैठक में भी हिस्सा लेंगे। और आगे बढ़ते हुए बात खेलों की कर लेते हैं, जहां पर आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। मौजूदा सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले कोलकाता नाइट राइडर्स का अब तक का सफर बेहतर रहा है। कोलकाता की टीम अब तक खेले गए 8 मैचों में से 5 में जीत दर्ज करके अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, जबकि टेबल में 6वें पायदान पर काबिज दिल्ली की टीम अब तक 10 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से उसे 5 मैचों में
जीत हासिल हुई है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ एट 10 में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए खबरों का आगे का सिलसिला सहयोगी अजय मिश्र के साथ। नमस्कार।